डिविडेंड पॉलिसी से पहले हम लोगों को डिविडेंड का मतलब क्या होता है ये हम लोगों ने 11 से लेकर कहीं ना कुछ सुनते आए हैं कि शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड देते हैं। अलग अलग टाइप्स के डिविडेंड्स होते हैं और उन डिविडेंड से रिलेटेड कुछ प्रोसीजर्स होती हैं। साथ ही साथ कुछ टैक्सेशन भी वहाँ पे किए जाते हैं। लेकिन ये सब डिविडेंड पॉलिसीज जो होती है इंडिविजुअल कॉरपोरेट बॉडी या फिर जो हमारी कंपनीज होती है, फर्म्स होती हैं, वो जो फॉलो करती हैं उन डिविडेंड पॉलिसीज को बनाने के लिए या उन डिविडेंड पॉलिसीज को अडॉप्ट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर्स की एक्चुअल नीड क्या है, या फिर कंपनी प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती है। साथ ही साथ में अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, नहीं अर्न किया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किस तरह से डिविडेंड पे किया जाएगा। इसके अलावा उस डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास में लगभग जितना रिक्वायर्ड है उतना पैसा है या नहीं है, उतने फंड्स अवेलेबल है या नहीं है, उन सभी की अरेंजमेंट करना, उन सभी को पेमेंट करना, ये सब कुछ डिसाइड होता है डिविडेंड पॉलिसीज में। अब डिविडेंड पॉलिसीज में स्टार्ट टू एंड डिविडेंड किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा, कहाँ से डिक्लेयर किया जाएगा, कितना डिक्लेयर होगा और किस तरह से उसे पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट करने के लिए क्या क्या नॉर्म्स होंगे और अलग अलग अप्रोचेस या अलग अलग पॉलिसीज कौन कौन सी हो सकती है। वैसे जनरली बहुत सारी पॉलिसीज है, लेकिन हम लोगों को सीखने के लिए 3 या 4 पॉलिसीज सफिशिएंट है जो आजकल प्रैक्टिकली फॉलो की जाती है, राइट। तो सीखना है, इसलिए बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। अभी डिविडेंड होता क्या है? A dividend is the distribution of some of a company's earnings to the class of its shareholders as determined by the company's board of directors. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कोई भी साल भर में हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया होगा, उस प्रॉफिट को कंसीडर करके शेयर होल्डर्स को उनका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिसबर्स करते हैं या बांटते हैं, उसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं, राइट। और यही डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए जो पॉलिसीज फ्रेम की जाती है उसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड पॉलिसीज। अ डिविडेंड पॉलिसी इज द पॉलिसी अ कंपनी यूजेस टू स्ट्रक्चर इट्स डिविडेंड पे आउट टू शेयर होल्डर्स। सम रिसर्चर्स सजेस्ट द डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट in theory because investors can sell a portion of their shares or a portfolio if they need funds। मतलब जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे डे टू डे जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, तो उनके हिसाब से अगर हम लोग कंसीडर करें जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इन्वेस्टर्स जनरली हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो मार्केट वैल्यू अगर बढ़ गई तो डिविडेंड जितना अर्न होने वाला है उससे ज़्यादा अगर रिटर्न्स मिलने वाले होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो शेयर प्राइस पे डिविडेंड जब मिलेगा तब तक रुकेंगे नहीं। वो उसमें से नंबर ऑफ शेयर्स जितनी उनकी होल्डिंग होगी उसमें से पार्ट नंबर ऑफ शेयर्स वहाँ पे डिसबर्स कर देते हैं या सेल कर देते हैं, जिसमें से हाई रिटर्न्स उन्हें मिलते हैं। इस तरह की डिविडेंड पॉलिसीज जो हमारी थियरी में हमें पढ़ाई जाती है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन जिस एंगल से या जिस अप्रोच के लिए उसे फ्रेम किया जाता है वो अप्रोच सेटिस्फाई नहीं होता है ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब इन्हें इस डिविडेंड पॉलिसीज को या डिविडेंड को अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो अलग अलग फैक्टर्स दिए जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स 16 नंबर ऑफ फैक्टर्स है। इसके लिए अलग से शॉर्ट नोट या 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो एक के बाद एक जो नाम दिए हैं उसी के बेसिस पे हम लोग अगर बेसिक एक्सप्लेनेशन डिस्कस करें तो हमें पता चलेगा कि दीज अफेक्टिंग फैक्टर्स आर आल्सो द अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस रेपुटेशंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ अ इंडस्ट्री, डिविडेंड अच्छा मिलेगा या कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, फेवरेबल होगा नहीं होगा, उससे रिलेटेड किस तरह की पॉलिसीज डिसाइड होनी चाहिए। तो ये सब कुछ उस पर्टिकुलर जो कंपनी होगी वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी नॉर्मल ऑयल या पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो। अलग अलग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अलग अलग जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उन इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से जो प्रॉफिट अर्न होते हैं उसके बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर होता है।
तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अफेक्ट द डिविडेंड पॉलिसीज, राइट। सेकेंड, ओनरशिप स्ट्रक्चर। अब ओनरशिप स्ट्रक्चर मतलब क्या, जो कोई भी इंडिविजुअल इंडस्ट्री होगी, वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री क्या वो पार्टनरशिप फर्म है, क्या वो प्राइवेट कंपनी है, क्या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्या वो एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, इसके अलावा कोई अदर एंटिटी है। एंटिटीज में जो ओनरशिप है वो शेयर होल्डर्स अगर ओनर होते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स प्रमोटर के पास में है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्टर्स के पास में है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हमारे जनरल पब्लिक के पास है क्या। इन सभी के साथ साथ ओनरशिप में क्या वो प्राइवेट है या पब्लिक है, इन्हें भी कंसीडर करके हमारी डिविडेंड्स वहाँ पे हम लोग डिस्बर्स करते हैं। और ये इस तरह से क्यों अफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली अगर ओनरशिप प्राइवेट लिमिटेड होगी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में या प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस में नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ओनर्स रिस्ट्रिक्टेड होता है, कम होता है, राइट। तो उन्हें अगर हम लोग कंसीडर करें तो मे बी डिविडेंड जो होता है वो ज़्यादा भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं फॉर अ फ्यूचर पर्पस, कि इन्वेस्टर्स को वहाँ पे रिटेन करने के लिए। साथ ही साथ अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए डिविडेंड डिक्लेयर ज़्यादा करो या कम करो, वो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, फ्रीली एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होता है उस पर डिविडेंड तो डिक्लेयर करता है, लेकिन जो नंबर होता है, जो परसेंटेज होता है, वो कंपैरेटिवली कम होता है इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। थर्ड पॉइंट होता है एज ऑफ अ कॉरपोरेशन। जो हमारी कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितनी पुरानी है और वो किस तरह से अभी तक की डिविडेंड पे करते आ रही है। जो ओल्ड रिकॉर्ड है, जो पास्ट डेटा उनका अवेलेबल है, उसके बेसिस पे भी इस तरह की डिविडेंड पॉलिसीज जो होती है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स जो होती हैं वो अफेक्ट होती है। ऐसा क्यों, अगर हम लोग टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में सोचें तो कंसिस्टेंटली कुछ डिविडेंड वहाँ पे दिया जाता है, राइट। लेकिन अगर कुछ स्टार्टअप 2 या 3 साल पहले वहाँ पे अगर आई है या उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर है और वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, फिर भी वो डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रहे होंगे, तो मे बी उनके कुछ फ्यूचर प्लान्स होंगे उस पर्टिकुलर अर्न प्रॉफिट को लेकर, कि जो प्रॉफिट कमाया है उसे रिजर्व में रखो और रिजर्व बाद में इस्तेमाल करो हमारा बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। सो एज या फिर ड्यूरेशन ऑफ अ कंपनीज ऑपरेशंस will also the affecting factor of the dividend policies. फोर्थ पॉइंट जो है वो है द एक्सटेंट ऑफ द शेयर डिस्ट्रीब्यूशन। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जो हमारे क्लासेस होते हैं, तो क्लासेस के बारे में मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो या इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, उनके साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, अलॉटमेंट्स जो होते हैं, वो अलॉटमेंट्स अलग अलग तरीके से किन किन ओनर्स को या किन किन पब्लिक को हम लोग वहाँ पे डिस्बर्स करते हैं या शेयर्स अलॉट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जॉइंट वेंचर्स अगर होंगे तो वो, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे तो वो, इसके अलावा कोई स्टेक होल्डर्स अगर होते हैं तो वो, उनको अगर हम लोग शेयर्स देते हैं तो उस पर भी बेस करता है, डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से डिविडेंड डिक्लेयर करें। नेक्स्ट आता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस। स्टेक होल्डर जो अलग अलग होते हैं, अब स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स के जो अलग अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं उन्हें मीट करने के लिए, ऐसा क्यों, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होता है कि जो रिस्क नहीं लेना चाहते कभी, राइट, वो स्टेडी इनकम अर्न करना चाहता है, तो उनके लिए वहाँ पर एट द रेट 10%, 20%, वट एवर इट में भी हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो डिक्लेयर करने हुआ डिविडेंड उनके लिए वो स्टेडी ग्रोथ जो 10 या 20% की होती है वो मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ होती है। ऐसे कुछ शेयर होल्डर्स का अप्रोच होता है और कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं कि हमें डिविडेंड का कुछ पता नहीं, हमें सिर्फ शेयर्स की मार्केट प्राइस बढ़ा के चाहिए, और शेयर की मार्केट प्राइस हो या अर्निंग्स पर शेयर हो, वॉट एवर इट मे बी, राइट, हम लोगों को वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए। कुछ रिस्की ट्रेडर्स होता है, कुछ हमारे रेगुलर ट्रेडर्स होता है, तो उन सभी के एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए अलग अलग तरीके की डिविडेंड पॉलिसीज अलग अलग सिचुएशन में अडॉप्ट की जाती है। नेक्स्ट, फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कोई स्टार्टअप होगी और उनके लिए अगर कुछ
करंट ईयर के लिए मेजर इनकम्स मिले तो वो सभी इनकम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते। वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ रिटेन करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, या फिर कहीं आगे चल के बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या री इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर कोई हमारी कैपिटल असेट परचेस करने के लिए हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल्स। अब बिजनेस साइकिल्स जो होते हैं उसमें जो अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे इनिशियल फेज, देन पीक लेवल फेज, देन रिसेशन फेज, इस तरह की अलग अलग फेजेस में बिजनेस हमारा कौन से फेज में आज ट्रेड कर रहा है। चाहे वो पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा होगा तो मे बी वहां पे अच्छे खासे डिविडेंड्स हम लोगों को डिसबर्स होते वक्त या फिर अच्छी खासी डिविडेंड्स शेयर होल्डर्स को मिलते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी अर्न्स सम मेजर प्रॉफिट्स, राइट। सो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर होता है और कुछ हिस्सा वहां पे अलग से रिजर्व में मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल होती है, राइट। अगर यही सपोज हमारी डिक्लाइनिंग स्टेज होगी बिजनेस की, तो उस डिक्लाइनिंग स्टेज में हम लोगों के लिए ये काफी नहीं होगा कि हम लोग हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से बहुत सारा हिस्सा डिविडेंड के तौर पे डिसबर्स कर दे और छोटा सा हिस्सा रिजर्व के लिए रखे। डिक्लाइनिंग स्टेज पे ज्यादातर पोर्शन रिजर्व में मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि आगे चल के जो हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज है उन आउटसाइड लाइबिलिटीज को हमें मीट करना होता है। हमारे जो सप्लायर्स होते हैं उन सप्लायर्स के पेमेंट्स करने होते हैं, जैसे कि उन्हें पेमेंट करेंगे तो आगे चल के हमारे लिए अवेलेबल होंगे हमारे रॉ मटेरियल्स जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेंगे, जिसे सेल करके हम लोग बाद में इनकम अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमेशा किसी भी चीज में हो, किसी भी बिजनेस में हो, बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। चाहे वो डिविडेंड से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी पॉलिसी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ट्रीटमेंट्स होंगे उनसे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस लॉज होंगे या फिर कुछ कंप्लायंसेस होंगे उनसे रिलेटेड हो। हर जगह पर जो गवर्नमेंट है उनकी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग अथॉरिटी के थ्रू लेविड होते हैं और उन्हीं से हमारी इन तरह की जो पॉलिसीज है वो भी अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो हम लोग डिविडेंड कम डिक्लेयर करते हैं। अगर वही टैक्सेस कम होंगे तो हमें एक्सपेंडिचर के तौर पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना होता है, इसलिए हम लोग उस पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट्स में से मेजर प्रपोर्शन वहां पे शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दे सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉफिट होगा ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा कुछ नहीं बाबा तुम लोग रुको हम बाद में देंगे तुमको डिविडेंड। इस तरह का अप्रोच कंपनी के मैनेजमेंट का होता है। टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की तरह जिस तरह से अलग अलग पॉलिसीज होती है डिविडेंड से रिलेटेड, तो उसी तरह टैक्सेशन जो हमारे इनकम टैक्स हो या फिर हमारे सर्विस टैक्स हो या हमारे रेगुलर गुड्स जीएसटी हम लोग जो कहते हैं वो जीएसटी हो, इसके अलावा अलग अलग जो टैक्सेशंस है वो टैक्सेशन के तौर पे इंटरनेशनल कंपनीज के कुछ डिविडेंड्स हम लोग अगर अर्न करते हैं या फिर हम लोग इंटरनेशनल कंपनी और फॉरेन कंपनी को या फिर फॉरेन शेयर होल्डर्स को हम लोगों को कुछ डिविडेंड्स देने होंगे, तो उनसे रिलेटेड कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज जो कॉम्प्लिकेटेड होती है वो भी यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं। ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट्स मतलब क्या कि अगर हम लोगों ने जो वर्टिकल एनालिसिस में सीखा था कि अलग अलग तरीके के एनालिसिस करते हैं, उसमें ट्रेंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग सीखते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से अगर प्रॉफिट का ट्रेंड अगर असेंडिंग होगा, मतलब 20% प्रॉफिट पहले साल में अर्न किया, फिर बाद में 50% अर्न किया, फिर 70% अर्न किया, फिर 80% अर्न किया, ऐसे करते करते हमें लग रहा है कि अगले साल भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो इस साल अच्छे से डिविडेंड दे दो। अगर ये डिक्लाइनिंग होगा, डिक्लाइनिंग ट्रेंड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे डिविडेंड्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो कंपनी के पास में फाइनेंशियल असेट्स अवेलेबल है रेगुलरली, जो हमारी करंट असेट्स अवेलेबल है उसमें कितनी लिक्विड असेट्स अवेलेबल है। क्योंकि जब कभी भी हम लोगों को डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उस डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त एक कंडीशन होती है कि जो हम लोगों को पेमेंट करना है डिविडेंड का वो कैश बेसिस पे पेमेंट करना होता है। अब कैश या फिर इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे मतलब ऑनलाइन बेसिस पे पेमेंट करना होता है, राइट। तो उसके लिए पेमेंट करने के लिए कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा होना जरूरी है।
अगर नहीं है तो लिक्विड असेट्स को कन्वर्ट करके कैश में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में अगर हम लोग डिसबर्स कर सकते हैं तो ओके, हम लोग उतने अमाउंट का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को कुछ टाइम स्पैन वहाँ पे रखना होगा कि ताकि हम लोग बाकी सारे असेट्स को रियलाइज करके लिक्विड फंड्स वहाँ पे अवेलेबल करके ले और उसके बाद हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करें। लीगल रूल्स मतलब कौन से होंगे? तो ये सभी रूल्स हमारे लीगल एस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। फिर चाहे वो नॉर्मल हमारे कौन से प्रॉफिट्स में से देना चाहिए, कब पेमेंट करना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को किस तरह से गारंटी वहाँ पे देनी चाहिए, उसके अलावा जो हमारे कैपिटल से पेड अप कैपिटल का कितना परसेंट हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड हम लोग हमारे पास में कितनी अमाउंट्स है, इन सभी से रिलेटेड कुछ लीगल रूल्स हमारे कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं या कंपनी लॉ में दिए हुए हैं। तो वो सारे रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। इन्फ्लेशन इजी है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? तो जो हमारे रेगुलर मैनेजमेंट होते हैं तो उन मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ विजन मिशन स्टेटमेंट्स होता है। तो उन विजन मिशन स्टेटमेंट्स के हिसाब से हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फ्रेम करते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लोग डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए हुए रहते हैं। उसमें कुछ रूल्स डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिक्लेरेशन से रिलेटेड भी हर एक कंपनी अलग से मेंशन करके रखती है। उनमें अलग अलग कंट्रोलिंग लेवल की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर चाहे वो डिविडेंड डिक्लेरेशन से रिलेटेड हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, रिजर्व क्रिएशन से रिलेटेड हो, तो जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करना है उसके लिए शॉर्ट टर्म गेन्स वहाँ पे यूज नहीं करने चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स या विजन मिशंस होंगे उसे कंसीडर करता है फॉर व्हाइल फ्रेमिंग द डिविडेंड पॉलिसीज। और लास्ट, रीपेमेंट ऑफ डेट, दैट इज पॉइंट नंबर 16। रीपेमेंट ऑफ डेट मतलब क्या होता है कि जो हमारे आउटसाइड लाइबिलिटीज होंगी उन आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए है या नहीं। अगर है तो उसे हम लोग पहले रिपेमेंट करेंगे, और सभी रिपेमेंट पहले करेंगे क्या? नहीं, जो शेड्यूल ईएमआईज होंगे, जो शेड्यूल पेमेंट्स उस पर्टिकुलर ईयर में करने होंगे, उतना पेमेंट अगर होता है तो हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे या प्रपोज करेंगे, और फिर बाद में उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग में जाकर वहां पे डिस्कस होगा कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। ये सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स हमारे डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ में डिविडेंड रेट्स को डिसाइड करने के लिए अफेक्ट करते हैं। अफेक्टिंग फैक्टर्स के बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिविडेंड। टाइप्स ऑफ डिविडेंड अगर हम लोग सोचें तो इससे पहले 11 से लेकर टीवाई तक हम लोगों ने नंबर ऑफ टाइम्स डिविडेंड ये कॉन्सेप्ट सुनी है, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहली चीजें कुछ सुनी है, जो कि एक डिविडेंड होता है दैट इज इंटरिम डिविडेंड और दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड सिंपली कि जो हमारे दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि स्पेसिफिक क्वार्टर में हम लोगों ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो उन एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में अगर हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं एक्स्ट्रा, तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? तो फाइनल डिविडेंड इज द डिविडेंड विच इज पेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जो हमारी बैलेंस शीट डेट होती है उसके वक्त जो पेमेंट होगा वो हमारा होता है फाइनल डिविडेंड। और ये फाइनल डिविडेंड क्या होता है कि जो हमारे ओवरऑल प्रॉफिट्स पूरे साल भर के हम लोगों ने अर्न किए हैं उसे असेटन करके फिर बाद में डिक्लेयर होता है, और जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उस फाइनेंशियल पोजीशन को कंसिडरेशन में लेकर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और साथ ही साथ रिसोर्सेज की प्रोविजन करके बाद में इस तरह के फाइनल डिविडेंड पे किए जाता है। इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो इंटरिम डिविडेंड हमारे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले डिक्लेयर किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टाइम टू टाइम जो मेंबर्स होता है उन मेंबर्स को इंटरिम डिविडेंड इस तरह से पे करते हैं, राइट। अगर सपोज हम लोग देखें तो जो कैश रिसोर्सेस होंगे या प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो अगर अच्छी खासी अवेलेबल होगी तो इस तरह के इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स के जो ओनर्स होता है या होल्डर्स होता है उन्हें हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं, और जिसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या कहती हैं कि ये जो डायरेक्टर्स है ना, ये डायरेक्टर्स प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर सकते हैं इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड, राइट।
जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए अलग से जो उनका रेट ऑफ परसेंटेज दिया होता है डिविडेंड के लिए, वो डायरेक्टर्स वहां पे इंटरिम और फाइनल डिविडेंड के थ्रू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वहां पे दे सकते हैं, राइट। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो प्रेफरेंस होल्डर का राइट होता है टू एंटाइटल दिस डिविडेंड इन प्रायोरिटी बेसिस। जो कोई भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स में से पहला राइट किसका होगा, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स में से पहला राइट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, कि उन्हें पहले डिविडेंड दिया जाएगा। उनका डिविडेंड देने के बाद जो कोई भी प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा वो प्रॉफिट बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। मतलब सारा प्रॉफिट नहीं, उसमें से कुछ हिस्सा एज अ डिविडेंड के तौर पे दिया जाएगा। ये तीनों डिविडेंड हम लोगों ने इससे पहले सीखे थे। कुछ डिविडेंड ऐसे भी है जो हम लोगों को आज अलग से सीखने हैं, विच इज कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड एंड लिक्विडेटिंग डिविडेंड। अब ये सभी डिविडेंड्स मतलब है क्या, जो ऊपर दिए हुए डिविडेंड्स हैं इन तीनों के ये सब टाइप्स हम लोग उसे कह सकते हैं। Cash dividend. The cash dividend is by far the most common of the dividend types used. On the date of declaration, the board of directors resolved to pay a certain dividend amount in cash to those investors holding the company stock on a specific date. जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है तो डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले बुक क्लोजर, मतलब शेयर होल्डर्स का जो बुक होता है उसे हम लोग एक स्पेसिफिक डेट पे वहां पे क्लोज कर देते हैं कि उस दिन तक जितने शेयर होल्डर थे सिर्फ उनको ही डिविडेंड दिया जाएगा। वो जो डेट होती है वो उसे हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड डेट। द डेट ऑफ अ रिकॉर्ड इज द डेट ऑन विच डिविडेंड्स आर असाइन्ड टू द होल्डर्स ऑफ द कंपनी स्टॉक। जो कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हो या शेयर होल्डर्स होंगे उनको जब हम लोग एट द टाइम ऑफ फाइनल एजीएम या डिक्लेरेशन के टाइम इमीडिएट कैश पेमेंट या डिस्पर्स हम लोग बैंक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट थ्रू करते हैं, राइट। On the date of payment, the company issues the dividend payments. जो पेमेंट की डेट होगी उस दिन हम लोग डिविडेंड पेमेंट कर देते हैं, इसलिए इसे कैश डिविडेंड कहा जाता है। जो हम लोग रिकॉर्ड डेट जो शेयर होल्डर्स के लिए मेंटेन करते हैं उन शेयर होल्डर्स को हम लोग वहां पे डिविडेंड इन कैश और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पे करते हैं। स्टॉक डिविडेंड सेकेंड, a stock dividend is the issuance by the company of its common stock to its common shareholders without any consideration. स्टॉक डिविडेंड मतलब क्या होता है, इस तरह का डिविडेंड होता है कि जो हमारी इश्यूएंस कंपनी, जो हमारी बाइंग कंपनी होती है वो कंपनी हमारे कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, मतलब जो हमारे इक्विटी स्टॉक्स होते हैं उनको दिए जाने वाले जो डिविडेंड्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्टॉक डिविडेंड्स। इफ the company issues less than 25% of the total number of previously outstanding shares, then treat the transaction as a stock dividend। मतलब क्या, अगर कंपनी ने less than 25% of the total number of previously outstanding shares अगर कोई इशू किए होते हैं या फिर इशू करते हैं हम लोगों ने, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। मतलब जो प्रीवियसली अलॉटेड या प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 लाख के शेयर्स होंगे और 25,000 के प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे तो उन पे ऊपर दिया जाने वाला डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड कहलाएगा। इफ द ट्रांजैक्शन इज फॉर अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग शेयर्स देन ट्रीट द ट्रांजैक्शन एज अ स्टॉक स्प्लिट। जो हमारे स्टॉक रहते हैं ना, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक्स इनटू शेयर्स या शेयर इनटू स्टॉक, जो स्टॉक सर्टिफिकेट्स होता है उन सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट करके अगर ये ट्रांजैक्शन 25% से ज़्यादा होगी, कॉस्ट होगी, या 25% से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे तो उसे हम लोग स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं। टू रिकॉर्ड अ स्टॉक डिविडेंड, ट्रांसफर फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स टू द कैपिटल स्टॉक एंड एडिशनल पेड इन कैपिटल अकाउंट्स एंड अमाउंट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एडिशनल शेयर्स इशूड। इसका मतलब ऐसा है कि जो कोई भी डिविडेंड हम लोगों को देना है उस डिविडेंड को देते वक्त, डिस्बर्स करते वक्त कैश में पेमेंट करने से अच्छा या फिर बैंक थ्रू पेमेंट करने से अच्छा हम लोग उन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को अलग से शेयर्स उस पर्टिकुलर वैल्यू की, जितनी डिविडेंड होगा उतनी वैल्यू की वहां पे डिस्बर्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपीज का शेयर प्राइस होगा या शेयर्स होंगे तो उसके लिए 10% डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो 100 रुपीज की फेस वैल्यू की शेयर्स हम लोग उन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को दे देंगे एज अ डिविडेंड, जिसे हम लोग कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। नेक्स्ट आते हैं द प्रॉपर्टी डिविडेंड। अ कंपनी में इशू अ नॉन मॉनेटरी डिविडेंड टू इन्वेस्टर्स
rather than making a cash or a stock payment. मतलब कहीं कैश में पेमेंट करना या फिर शेयर्स देना या स्टॉक देना, इसके अलावा कंपनी क्या करेगी, नॉन मॉनेटरी डिविडेंड जो होती है वो इन्वेस्टर्स को इशू करती है. रिकॉर्ड डेट जो होती है वो रिकॉर्ड दिस डिस्ट्रीब्यूशन एट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट डिस्ट्रीब्यूटेड. फेयर मार्केट वैल्यू मतलब कौन सी, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन में लिक्विडेशन वैल्यू और यील्ड वैल्यू जो कैलकुलेट की थी उसके बेसिस पे हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू मतलब रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट जो हम लोग शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को देने वाले हैं, उस वैल्यू को हम लोग एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं. Since the fair market value is likely to vary somewhat from the book value of the asset, the company will likely record the variance as a gain or a loss. मतलब कंपनी के पास जो कोई भी असेट्स थी उन असेट्स को डिस्बर्स करते हैं, तो अगर उनकी जो बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू से ज्यादा अगर रियलाइजेबल वैल्यू होगी तो वो गेन होगा, और अगर कम वैल्यू होगी तो लॉस होगा. इस तरह से गेन या लॉस रिकॉर्ड किया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी डिविडेंड डिक्लेरेशन या प्रॉपर्टी डिविडेंड डिसबर्समेंट. This accounting rule can sometimes lead a business to deliberately issue a property dividends in order to alter their taxable or reported income. जो हमारे इनकम्स होता है, जो हमारा पर्टिकुलर ईयर का इनकम होगा, उस इनकम को हम लोग अल्टर करने के लिए या फिर रिपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं इस तरह से. ऐसा क्यों, तो जो कोई भी प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं उन प्रॉफिट्स को रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफर करो या फिर उनको कैश से डिस्टर्बेंस करने से अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस में से कम करके एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करके जो बैलेंस शीट में अनयूज असेट होंगी या फिर असेट्स नए से परचेस की होगी जो कुछ काम की नहीं है उसे डिसबर्स करो. इस तरह से प्रॉपर्टी डिविडेंड दिया जाता है. नेक्स्ट आता है स्क्रिप डिविडेंड. अब ये स्क्रिप डिविडेंड है क्या? अ कंपनी मे नॉट हैव sufficient funds to issue dividends in a near future. कंपनी के पास में जो आने वाले फ्यूचर है उसमें sufficient फंड अवेलेबल ही नहीं है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करे. सो इंस्टेड इट इश्यूज अ स्क्रिप डिविडेंड विच इज इसेंशियली अ प्रोमिसरी नोट विच मे और मे नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट. जो हमारी प्रोमिसरी नोट्स होती है वो प्रोमिसरी नोट क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट हम लोग उस पर पे किए जाता है. मतलब एक तरह की ये हमारी जो लाइबिलिटी होती है, जिस तरह से हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं सेम उसी तरह से प्रोमिसरी नोट्स भी हम लोग इशू करते हैं. ये प्रोमिसरी नोट वहाँ पे इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्ट के बगैर हम लोग इशू कर सकते हैं, जिसे हम लोग स्क्रिप डिविडेंड कहते हैं. टू पे द शेयर होल्डर्स एट अ लेटर डेट, दिस डिविडेंड क्रिएट्स अ नोट पेएबल. अब इसका मतलब क्या है, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? कंपनी क्या करेगी, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा उस दिन प्रोमिसरी नोट शेयर होल्डर्स को देंगी. शेयर होल्डर प्रोमिसरी नोट को अपने पास रखेगा और जो मैच्योरिटी डेट होगी उस मैच्योरिटी डेट को कंपनी के पास में सबमिट करेगा. जैसे ही वो कंपनी के पास सबमिट करेगा, कंपनी प्रोमिसरी नोट की जो वैल्यू होगी उतनी वैल्यू कैश में या काइंड्स में वहाँ पे हमारे शेयर होल्डर्स को वापस करेगी. मतलब जो डिविडेंड सपोज फॉर एग्जांपल 31 मार्च को डिक्लेयर हुआ था, तो 31 मार्च को जो कैश पेमेंट करना था वो थोड़ा हम लोग स्क्रिप मतलब प्रोमिसरी नोट इशू करके डिले कर सकते हैं 3 to 6 मंथ्स के लिए या फिर 1 ईयर के लिए. क्लियर? स्क्रिप डिविडेंड के बाद में आते हैं लिक्विडेटिंग डिविडेंड. लिक्विडेटिंग डिविडेंड मतलब क्या? व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विशेस टू रिटर्न द कैपिटल ओरिजिनली कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड. जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या करते हैं, जो कैपिटल कलेक्ट होता है वो कंट्रीब्यूट जो शेयर होल्डर पहले किया होता है उसे डिविडेंड के तौर पर रिटर्न करते हैं. इट इज कॉल्ड लिक्विडेटिंग डिविडेंड एंड मे बी अ प्रिकॉसर टू द शटिंग डाउन द बिजनेस. मतलब इन शॉर्ट हम लोग रिडक्शन इन कैपिटल करते हैं ना, सेम उसी तरह से कि बिजनेस को कम करना है या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, बिजनेस बंद करना है या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो इस तरह के लिक्विडेटिंग डिविडेंड इशू किए जाते हैं जिसमें शेयर होल्डर के खुद के जो कैपिटल होते हैं उन्हीं कैपिटल को रिफंड किया जाता है. द अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेटिंग डिविडेंड इज सिमिलर टू द एंट्रीज फॉर द कैश डिविडेंड. जो जिस तरह से हम लोग कैश डिविडेंड डिसबर्स करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे डिसबर्स होता है, बट एक्सेप्ट दैट द फंड्स आर कंसिडर्ड टू कम फ्रॉम द एडिशनल पेड इन कैपिटल अकाउंट. जो फंड्स होता है ना, तो उन फंड्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, जो पेड इन कैपिटल होता है उसे कंसीडर करते हैं. तो ये थे हमारे अदर डिविडेंड्स जिसमें हम लोग देखा हमने लिक्विडेटिंग डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड, कैश डिविडेंड.
ये 5 अलग अलग टाइप्स जो इंटरिम, फाइनल और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के सब टाइप्स भी हम लोग कह सकते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ डिविडेंड के बाद में आते हैं हम लोग डिविडेंड प्रैक्टिसेस के लिए। डिविडेंड प्रैक्टिसेस को देखने से पहले आप लोगों को ये ऊपर की सारी कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होगी तो ये डिविडेंड प्रैक्टिसेस और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड प्रैक्टिस में आप लोग देख सकते हो कि 4 अलग अलग प्रैक्टिसेस, ऐसी बहुत सारी है, 7 से 12 अलग अलग प्रैक्टिसेस डिविडेंड की थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट प्रैक्टिकली यहाँ पर सिर्फ 4 ऐसी प्रैक्टिसेस है जो हमें सीखनी है। पहला, अ फिक्स रुपी अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इन सभी के लिए अगर हम लोग नाम ठीक से पढ़े तो इसमें से एक्सप्लेनेशन इजीली समझ में आ सकता है, राइट। तो उसमें आता है पहले अ फिक्स रुपी अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, दिस पॉलिसी एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलरिटी इन डिविडेंड्स of a given size above everything else. Under this policy, there is no correct connection between the dividends paid and the current profits earned. मतलब इन शॉर्ट जितना भी प्रॉफिट मिले या ना मिले हम लोगों को डिविडेंड देना ही है, फिक्स रुपी अमाउंट ऑफ डिविडेंड। दिस पॉलिसी टेंड्स टू ट्रीट ordinary shareholders somewhat like a preference shareholders and gives no particular consideration to the role played by the investment of a retained earnings. In short, फिक्स रुपी अमाउंट ऑफ डिविडेंड की पॉलिसी कहती है कि हम लोग एज अ इनकम बेसिस, मतलब जितने हम लोग इनकम अर्न करेंगे उस प्रपोर्शन में आप लोगों को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। हम लोग आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से, फिक्स रेट से हम लोग वहां पे डिविडेंड डिसबर्स करेंगे, जैसे कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ साथ जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, ऑर्डिनरी का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, उनको भी सेम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। The danger in using this policy is that if the dividend payments are too large and it takes a large portion of accumulated working capital, the company may not be able to withstand the shock of the operating losses. मतलब इन शॉर्ट अगर फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड अगर हम लोगों को देना ही है तो हम लोगों को कैश बेसिस पे या फिर स्टॉक बेसिस पे, वॉट एवर इट में भी, जिस किसी भी बेस पे हम लोग पेमेंट करने वाले हैं, तो जो हमारे वर्किंग कैपिटल है, अब वर्किंग कैपिटल में आने वाली जो करंट असेट्स होती है उसमें आने वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर ये हमारे उस पर्टिकुलर डिविडेंड की वैल्यू के हिसाब से कम हो गए तो हमारे जो नॉर्मल आने वाले लॉसेस से आने वाले फ्यूचर पीरियड में उसे हम लोगों को बेयर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सारा पैसा अगर वर्किंग कैपिटल में का हम लोगों ने डिविडेंड के लिए दे दिया तो नेक्स्ट डे टू डे ऑपरेशंस कैरी करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए कंपनी के पास में पैसा अवेलेबल ही नहीं रहेगा, राइट। तो फिक्स रुपी अमाउंट ऑफ डिविडेंड मतलब फिक्स रेट ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी हम लोग उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिनिमम रुपी अमाउंट विथ अ स्टेप अप फीचर। अब ये स्टेप अप फीचर है क्या? This policy is based on the proposal that the present shareholders want a regular rupee amount as a dividend. मिनिमम हम लोगों को इतना मिलना ही चाहिए, however small it may be, वो कम रहेगा तो भी चलेगा। But corporate profits are given more consideration in determining the dividends in this policy as compared to the policy mentioned above. जो फिक्स रेट रुपी डिविडेंड है ना, उससे ज्यादा हम लोग यहाँ पर एम्फोसिस देते हैं। क्यों? The small amount of a fixed dividend aims at reducing the chance of ever missing a dividend. बिल्कुल भी डिविडेंड न मिलने से अच्छा है छोटा मोटा कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलना ही चाहिए। दिस पॉलिसी सेट्स द डिविडेंड लो enough so that there is a little chance of a default, but at the same time it allows a great deal of flexibility for paying higher dividends and thus commit the business to adopt the larger dividend may or may not be distributed depending on the capital growth plans of the management. ये सभी पैराग्राफ का, इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ऐसा है कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी अमाउंट ऑफ फिक्स रहेगी ही, साथ ही साथ अगर कंपनी की कैपिटल ग्रोथ अच्छी होगी
कंपनी की रेवेन्यूज अगर अच्छे होंगे, कंपनी की रिटेन अर्निंग्स अगर अच्छी होगी, तो मैनेजमेंट कहीं से उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी फीचर्स के साथ साथ हायर डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है। इन शॉर्ट, मिनिमम 10% अगर हम लोगों का मिनिमम रुपी अमाउंट, मिनिमम 10% हम लोगों का फिक्स था, मैनेजमेंट को लगा कि इस साल हम लोग 10% नहीं, इस साल हम लोग 25% डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, तो ये फीचर मिनिमम रुपी अमाउंट विथ स्टेप अप फीचर की पॉलिसीज में हम लोग कंसिडर करते हैं, राइट, जो फिक्स रुपी अमाउंट में नहीं होता है। कितना भी प्रॉफिट हो, तुमको जितना बोल के दिया था उतना ही मिलेगा। द एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द internal financing and on establishing a board foundation of the equity capital of a future borrowings. This is a popular policy of a companies with fluctuating income because it provides managers with the policy guide without seriously restricting their freedom of a decision making. कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए जो उनका फ्रीडम होता है मैनेजमेंट का, उसे रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए एक गाइडेंस पॉलिसीज या फिर गाइडिंग रूल्स वहां पे सेट ऑफ दिए जाते हैं कि आप लोगों को इस तरह के अगर पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है तो उसे किस दायरे में रहकर अडॉप्ट करनी होगी या किस दायरे में रहकर उसे एग्जीक्यूट करनी होगी। मिनिमम रुपी अमाउंट विथ स्टेप अप फीचर के साथ नेक्स्ट आता है फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। इन शॉर्ट, अगर इसका मतलब अगर हम लोग से देखें तो जो कोई भी हमारे नेट प्रॉफिट होंगे, सपोज फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीस अगर हमारा नेट प्रॉफिट होगा और 1 करोड़ के 10% हम लोग हमारे शेयर होल्डर्स को हमेशा पेमेंट करेंगे ही। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हो, जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो, उनके लिए 1 करोड़ का 10% मतलब 10 लाख रुपीस विल बी द फाइनल टोटल अमाउंट ऑफ द डिविडेंड। तो वो 10 लाख रुपीस सभी शेयर होल्डर्स में बांटे जाएंगे, चाहे वो फिर 10 शेयर होल्डर्स हो या 10,000 शेयर होल्डर्स हो, राइट। देखते हैं हम लोग आगे उसी में एक्सप्लेनेशन। दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल डिविडेंड पॉलिसी एज इट इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द नेट प्रॉफिट्स। Under this policy, dividend are fixed percentage of the profits, which is called as the payout ratio, dividend payout ratio, and will fluctuate at the exactly the same rate as the profits. The first impulse may be to start a policy of this type because it is related to the ability to pay. अगर होगा पैसा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, measured by the profits. But this policy leaves the management with a limited freedom for a decision making. Internal financing with retained earnings becomes automatic and inverse to the payout ratio. For example, a 60% payout is a 40% pay-in ratio and 30% payout is a 70% pay-in ratio. इसका मतलब है कि ओवरऑल प्रॉफिट में से 60% डिविडेंड दे दिया जाएगा और 40% रिटेन किया जाएगा, वही उल्टा 30% रिटेन किया जाएगा और 70% यहाँ पर रिटेन किया जाएगा। At any given payout ratio, the rupee amount of dividends and the rupee additions to the retained earnings will both increase with the increasing rupee profits and decrease with the decreasing rupee profits. मतलब जो कोई भी हम लोग डिविडेंड पे करने वाले हैं उसके लिए अगर फिक्स रेट ज़्यादा होगा तो हमारे प्रॉफिट्स जो रिटेन अर्निंग्स के लिए बचेंगे वो कम होंगे। 1 करोड़ में से अगर हमारा 60% डिविडेंड निकल गया तो हमारा 40 लाख रुपीस ओनली हमारे रिटेन अर्निंग्स बचते हैं। अगर यही रेट डिविडेंड पे आउट का अचानक से कम हो गया, 30% पे आ गया, तो हमारे पास में 70 लाख रुपीस वैसे ही बचे रहेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन अगर परसेंटेज फिक्स रखे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से तो मे बी कभी कभी हम लोगों को ह्यूज प्रॉफिट्स मिल सकता है और कभी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आता है अ डिविडेंड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ अ मार्केट वैल्यू। अब ये तो सबसे अलग होती है। कैसे? As a shareholder often translate their dividend income into the percentage return of the market price of their shares. In short, डिविडेंड मिला 10 रुपए, मार्केट प्राइस है शेयर की 200 रुपए, तो 0.5% हमें डिविडेंड मिला, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजर शुड रिलेट द डिविडेंड्स टू द वैल्यू ऑफ अ कंपनी शेयर्स रादर देन टू इट्स प्रॉफिट्स। This requires first determining the typical rate of dividend return as a target rate. इसमें क्या होता है कि पहले एक टारगेटेड रेट डिसाइड किया जाता है कि 10% हम लोग डिविडेंड देंगे, लेकिन 10% किसका होगा? तो हमारी मार्केट वैल्यू का होगा या फिर हमारी अर्निंग्स का होगा?
तो ये अर्निंग्स का 10% पहले डिसाइड होता है, उसे कंपेयर किया जाता है मार्केट वैल्यू से, और फिर बाद में आगे द टारगेट मे बी द एवरेज डिविडेंड फॉर द इंडस्ट्री और इट मे बी द रेट पेड बाय द क्लोजली कंपिटिटिव कंपनी। मतलब इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स जो होंगे उसके बेसिस पे ये रेट डिसाइड किया जाता है। दिस पॉलिसी signals the out the market as the ideal valuation of mechanism. No consideration is given here to the effect of dividends on internal investment conditions or prospectus for a future financing. कोई भी considerations नहीं होती है, right? It is based on the belief that management own an obligation to the shareholders to adjust dividend payment with the rates paid by the competitors and by the industry as a whole on their market investment value. जो कोई भी हमारे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होता है उन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा फिक्स परसेंटेज होता है मार्केट वैल्यू का। ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स कैसे निकालते हैं, तो जो इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री का जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा और जितने प्रॉफिट्स अर्न होंगे और अलग अलग इंडस्ट्री की जिस तरह से पॉलिसीज होंगी उन सभी को कंपेयर करके एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट किया जाता है, और उस फिक्स परसेंटेज के हिसाब से मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिविडेंड दिया जाता है। तो ये थी हमारी चौथी पॉलिसी, और इन चारों पॉलिसीज को ही हम लोगों को डिविडेंड प्रैक्टिसेस में सीखना है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हम लोगों ने मीनिंग देख लिया, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से डिविडेंड होता है और किस तरह की प्रैक्टिसेस होते हैं। लेकिन जब डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है, जब डिविडेंड देने की बात आएगी, तो किस तरह से कौन कौन से नॉर्म्स होंगे वो हमें आगे देखना है, जिसमें हम लोगों को सेक्शन 123(10) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है द गाइडलाइंस फॉर द कंडीशंस when the companies are permitted to declare or pay the dividends in financial year। कंपनी कब पे कर सकती है डिविडेंड्स, ये सब कुछ वहां पे दिया है अंडर द सेक्शन 123(10) ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ट्रांसफर के बारे में सोचे तो ट्रांसफर में सबसे पहले आते हैं कि द कंपनी बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड्स हैज टू रिजर्व द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द कैश टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। These are the appropriate reserves of the company to manage the affairs। जो हमारे वर्किंग कैपिटल्स है वो वर्किंग कैपिटल जो हमारे कंपनी के डे टू डे अफेयर्स कंडक्ट करने के लिए कैरी करने के लिए ज़रूरी है, उतने रिक्वायर्ड अमाउंट हमारे वहाँ पे मेंटेन करना ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। और उस डिविडेंड के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए ये सारे अमाउंट जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड अमाउंट बाजू में निकाल के सभी अमाउंट्स रिजर्व्स को ट्रांसफर करनी चाहिए, जो डिक्लेरेशन के टाइम पे डिविडेंड डिसबर्स करते टाइम यूज हो। ये जो रिजर्व्स होंगे, इन रिजर्व्स को क्रिएट करते वक्त जो सोर्सेस यूज किए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे। इट कैन बी पेड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर अ डेप्रिसिएशन फंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पहला, जो हमारी डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं, जो प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं तो या फिर शेयर होल्डर्स होता है, तो उनमें से हम लोग इस तरह की रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज एप्रोप्रिएशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी पेड आउट ऑफ द मनी विच सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अगेंस्ट अ गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की कुछ गारंटी हमें प्रोवाइड करती है कि जो हम लोग डिविडेंड के लिए पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट्स जो है हमारे, उन डिविजिबल प्रॉफिट्स के अलावा भी कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होंगी या कुछ ऐसी अमाउंट्स होगी जो हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हमें अथॉरिटी देगी। तो वो अमाउंट्स हम लोग यहाँ पर एज अ रिसोर्सेज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के टाइम पे यूज कर सकते हैं, जिसमें से हम लोगों को पैसे देने हैं, राइट। डिक्लेरेशन क्या होता है, तो डिक्लेरेशन इज द कंपनी डिसाइड्स टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट अक्यूमुलेटेड इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो कुछ भी प्रॉफिट अर्न किया होगा, सच डिक्लेरेशन हैज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड द डिविडेंड पेड हैज टू बी फ्रॉम द फ्री रिजर्व ओनली। फ्री रिजर्व मतलब कौन से होते हैं, तो दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट्स।
तो जो कोई भी डिक्लेरेशन हम लोग प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे करने वाले हैं, उन सभी का जो पेमेंट होगा वो पेमेंट करने से पहले जो डिक्लेरेशन होगा उसके लिए जो फ्री रिजर्व्स है वो सफिशिएंट है या नहीं है वो चेक करने होंगे। द डिविडेंड्स कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरली डन इन अ जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग पहले प्रपोज करते हैं, बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया जाता है कि किस तरह से किस तरह से, कितने रेट से और किस फॉर्म में हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करें। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने उसे वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन से पास किया जाता है कि उस पर्टिकुलर मोशन, उस पर्टिकुलर जो प्रपोजल है उसे सैंक्शन किया गया है और रिजोल्यूशन है कि इस तरह का डिविडेंड पे किया जाना चाहिए, राइट। तो ये डिविडेंड कब फाइनल होता है? इन अ जनरल मीटिंग। डिक्लेरेशन कब होता है? इन अ जनरल मीटिंग। प्रपोजल कब होता है? इन अ बोर्ड मीटिंग। There cannot be any declaration of dividend unless the same is approved by the board and by the central body of the company। जो हमारी डिक्लेरेशन जो है, उस डिक्लेरेशन के लिए जो कोई भी मेजर रूल्स है उसमें बोर्ड ने भी खुद ने बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करना चाहिए और जनरल बॉडी जो होती है उसने भी अप्रूव करना चाहिए। तो ही इस तरह के डिक्लेरेशन हम लोग कर सकते हैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एज अ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। डिक्लेरेशन होने के बाद क्या क्या फाइंड प्रोसीजर्स होंगे? तो सबसे पहले सेपरेट अकाउंट फॉर डिविडेंड्स क्रिएट करो। द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड्स हैज टू बी केप्ट इन सेपरेट अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन। हमें क्या करना है? जो कोई भी हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है, उस डिविडेंड डिक्लेरेशन करने के लिए हमें एक सेपरेट इसको अकाउंट जो होता है उसे प्रिपेयर करके, उसे मेंटेन करके, मर्चेंट बैंकर के साथ उसे मेंटेन करके, वहां पे आने वाले 5 दिन, डिक्लेरेशन के बाद 5 दिनों के अंदर वहां पे वो सफिशिएंट अमाउंट मेंटेन करनी होती है। टू बी पेड ओनली इन कैश। डिविडेंड अगर डिक्लेयर होता है और हमारी टाइप्स ऑफ डिविडेंड में जो हम लोगों ने देखे थे अदर डिविडेंड्स में, तो जो कैश में पे होता है उन कैश के लिए द डिविडेंड हैज टू बी paid only in cash, includes payment by the cash or other electronic means, and is payable only to the registered shareholders himself or to his banker। कौन से शेयर होल्डर्स होंगे? तो जो रिकॉर्ड डेट पे हमारे शेयर होल्डर्स बुक हो, जो होगी शेयर होल्डर्स रजिस्टर जो होगी, उस रजिस्टर में जिनका नाम होगा वही हमारे शेयर होल्डर्स कंसिडर किए जाएंगे। वो आर द प्रेजेंट शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्ड डेट। The objective of a specifying payment in cash is to necessitate that the some assets of the company have flown out to the shareholders। जो हमारे अलग से ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब जो असेट्स होते हैं, उन असेट्स में से कुछ एडिशनल हम लोगों को वहां पे देने होते हैं शेयर होल्डर्स को, तो इसलिए हम लोग असेट डिसबर्स करते हैं, राइट। फेलियर ऑफ सेक्शन 73 एंड 74, फेलियर ऑफ सेक्शन 73 एंड 74, ये दोनों भी हम लोग कंसीडर करते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन के टाइम। और डिविडेंड डिक्लेरेशन के टाइम पे कंसीडर करते वक्त ये 73 और 74 क्या है, तो वो है क्या? चलो एक सेकंड हम लोग देखते हैं। इफ अ कंपनी fails to adhere to provisions in section 73 and 74 which are related to the borrowings from public and repayment of the deposits। जो पब्लिक से लिए हुए पब्लिक डिपॉजिट्स हो या फिर बोरोइंग्स हो, चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स हो या फिर हमारे लोन हो, बैंक लोन हो, इनके लिए अगर हम लोगों ने कहीं पर रिपेमेंट नहीं किया है ठीक से, तो उसे हम लोग फेल्यूर ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 कहते हैं। Such company cannot declare any dividend as long as a failure continues। मतलब अगर कोई ड्यूज पेमेंट करने बाकी है, हर बार के जो ईयरली ड्यूज हम लोगों को पेमेंट करना है, अगर वो ड्यूज हम लोग नहीं पे कर पा रहे हैं तो हम लोगों को डिविडेंड डिक्लेयर करने की ऑथोरिटी होती ही नहीं है। ऐसा अगर कोई होता है तो वहां पे इनवैलिड एक्शंस या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वायलेशन होता है, राइट। तो ये 73 एंड 74 दोनों सेक्शंस किस लिए है? तो
related to the borrowings and public and repayments of the deposits, जो पेमेंट नहीं कर पाते या फिर उन्हें फेल होते हैं, उसमें फेल होते हैं, तो वो हम लोग कंसिडर करते हैं। प्रोसीजर मतलब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए जो कोई भी ये हम लोगों ने सारी कंसेप्ट देखी, उसमें प्रोसीजर में अलग अलग पॉइंट्स स्टेप वाइज अगर हम लोग कंसिडर करें तो पहली स्टेप होती है नोटिफिकेशन ऑफ द मीटिंग ऑफ अ डायरेक्टर्स। अंडर सेक्शन 173 of the Act, Companies Act, the matter related to the dividends has to be declared in a meeting of a board of directors. The same has to be notified to the directors concerned. जो कोई भी डायरेक्टर्स हमारे बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे, उसमें प्रपोजल होगा। प्रपोजल होने के बाद में वो डिक्लेयर होगा कि इस तरह का डिविडेंड देना चाहिए, और वो फिर प्रपोज करेंगे हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग में। और उसके लिए मीटिंग्स, जो डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें इस तरह का नोटिफिकेशन एजेंडा में होना चाहिए। और कौन से सेक्शन के अंडर होगा ये? तो सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे मीटिंग में, उन्हें ये पर्टिकुलर इशू वहां पे कन्वे करना जरूरी है। सेकेंड जो पॉइंट होगा इसके बाद इमीडिएटली वो होगा होल्ड द रिक्वायर्ड मीटिंग्स। जितनी भी जरूरी मीटिंग्स होंगी वो सभी उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए या डिक्लेरेशन के लिए होगी। वो जरूरी है कि उसे हम लोगों को कंडक्ट करना ही है। ऑल द रिजोल्यूशंस रिलेटेड टू द डिविडेंड्स हैव टू बी डिस्कस्ड एंड पास्ड इन अ बोर्ड मीटिंग्स। The resolutions may include approving the annual accounts of the profit and loss, deciding the final amount of dividend, determining the date of the book closure, that is record date, and approving the notice of AGM, एनुअल जनरल मीटिंग की जो नोटिस होगी उनसे रिलेटेड। इस तरह के अलग अलग इश्यूज जो डिविडेंड डिक्लेरेशन से रिलेटेड होंगे, इसके लिए जितनी नेसेसरी रिक्वायर्ड मीटिंग्स होंगी उन सभी को कंडक्ट करना नेसेसरी होगा। जैसे ही एजीएम की नोटिस आएगी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एंड अप्रूवल्स ऑफ द रिजोल्यूशन, द कंपनी हैज टू डिक्लेयर द डिविडेंड्स आफ्टर कंपल्सरी अबाइडिंग बाय द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 123। जो कोई भी सेक्शन 123 के अंडर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड प्रोसीजर्स दी है, वो सभी हम लोगों को यहाँ पे कंसिडर करनी है। और डिक्लेयर करने के लिए वहां पे it is not mandatory for companies to declare dividends every year, and the board of directors has a discretion to declare the dividend. There is no company law obligates a board of directors to use up all its profits by declaring dividend. कंपनी लॉ ऐसा कुछ नहीं कहता कि पूरा का पूरा प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो एज ए डिविडेंड, या फिर उन्हें बोलता भी नहीं कि तुम लोगों ने हर साल डिविडेंड देना ही चाहिए। ऐसी कोई भी प्रोविजन कंपनीज एक्ट में नहीं है। आपको चाहिए तो डिविडेंड डिक्लेयर करो, और जिसके लिए रिक्वायर्ड मीटिंग्स जो होगी उन मीटिंग्स में अलग अलग रिजोल्यूशंस पास करो। ये प्रोसीजर के बाद जितनी भी सारी जो रूल्स दिए हैं वो सेक्शन 123 के अंडर दिए हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे ऊपर अंडर सेक्शन 123 में, राइट। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि ओपन अ बैंक अकाउंट, जो यहाँ पर दिया था सेपरेट अकाउंट फॉर अ डिविडेंड्स। हम लोगों ने सारे डिविडेंड से रिलेटेड, डिक्लेरेशन से रिलेटेड सारे प्रोसीजर फॉलो कर लिए, सारे रिजोल्यूशंस पास कर लिए। अब हमें क्या करना है? बैंक अकाउंट ओपन करना है रिलेटेड टू द डिविडेंड्स। अ सेपरेट बैंक अकाउंट हैज टू बी ओपन फॉर मेकिंग द डिविडेंड पेमेंट एंड क्रेडिट द टोटल अमाउंट पेएबल विद इन 5 days ऑफ द डिक्लेरेशन। जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, सेम वही पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो प्रोसीजर में आता है। 5th नंबर का पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। The dividend has to be paid to the shareholders in cash within 30 days of the declaration. जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसके बाद 30 डेज के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। पेमेंट किस में से होगा? तो पेमेंट उस सेपरेट बैंक अकाउंट में से होगा जो डिविडेंड के लिए प्रिपेयर किया गया है। द कंपनी हैज टू ऑल्सो कंप्लाई विद द सेक्शन 73 and 74 ऑफ द एक्ट। डिक्लेरेशन होते वक्त जो कोई भी हम लोगों को प्रोसीजर है, उसमें अदर बोरोविंग्स जो होंगी या अदर पब्लिक डिपॉजिट्स जो होंगे, उनके जो पेमेंट्स होंगे वो ड्यूज नहीं होंगे, ये इंश्योर करके 30 डेज के अंदर डिविडेंड का पेमेंट करना है। और लास्ट स्टेप जो होगी फाइनल, विच इज रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ अनपेड डिविडेंड। प्रोसेसिंग ऑफ अनपेड डिविडेंड मतलब क्या? जो कोई भी हमारे इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स होंगे, उन शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर करने के बाद में पेमेंट नहीं किया है, तो उन्हें पेमेंट करने से पहले वो हमारे लिए क्या होंगे?
outstanding dividend, that is unpaid dividend. The company has to transfer the amount left in the dividend account which has not been claimed to the unpaid dividend account under the section 124. After 7 years, same amount has to be transferred to the Investors Education and Protection Fund if not claimed. अगर कोई हम लोगों ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था और सपोज फॉर एग्जांपल जिन शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर किया था उन्हें उनके अकाउंट में पैसे अभी तक नहीं पहुंचे होंगे, तो ऐसे फंड्स हम लोगों को आने वाले 7 ईयर्स तक उसी अकाउंट में मेंटेन रखने होते हैं अंडर सेक्शन 124। 7 साल के बाद वो फंड्स अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो वो फंड्स हम लोग ट्रांसफर करते हैं इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, अगर किसी ने क्लेम नहीं किया होगा तो। एवरीवन, ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक्सेस इंफॉर्मेशन है जो मे बी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। अनपेड डिविडेंड से रिलेटेड क्या प्रोसेस होती है, तो सेक्शन 124 के लिए यहाँ पर हम लोगों को 7 साल तक वहाँ पे अमाउंट मेंटेन रखनी है जो अनपेड डिविडेंड होगा उसके लिए, और उसके बाद हम लोगों को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में उसे ट्रांसफर करना है। तो ये थी हमारी प्रोसीजर्स का लास्ट पॉइंट। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो क्वेश्चन में जो डिविडेंड पॉलिसी है उसमें मीनिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, देन अफेक्टिंग फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ डिविडेंड प्रैक्टिसेस और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इतनी सारी इंफॉर्मेशन थ्योरी में हमारे पास में अवेलेबल थी। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है और कुछ अप्रोचेस के लिए जो हम लोगों को कैलकुलेशन या वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल करने हैं, वो सारे मॉडल्स वो हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में सीखने हैं। एवरीवन, जो डिविडेंड पॉलिसी हम लोगों ने आज अभी सीखी है वो आप लोगों को सबको क्लियर